युग और अभिमन्यु उस लाश को देखकर इतना शॉक्ड हो गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। उन्हें तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने वैसी एक लाश पड़ी हुई थी जैसी उन दोनों ने कहानी के अंदर पढ़ी थी। उस आदमी की नग्न लाश के पास बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। धीरे धीरे अब उस लाश ने सड़ना शुरू कर दिया था। वर्चस्विनी और चार्ली उस नग्न लाश के पास खड़े हुए थे। वर्चस्विनी बड़े गौर से उस नग्न लाश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखी जा रही थी। चार्ली तो उस लाश को देख भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत घिन आ रही थी कि उस लाश को देखकर चार्ली ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया था। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथों में सफेद ग्लव्स पहनती है और उस नग्न लाश के नजदीक बैठने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को रोकते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? लाश के पास क्यों बैठ रही हैं? आप मत बैठिए लाश के पास। इन लोगों ने सारा काम कर लिया है, फोटो वोटो सब खींच ली है। आपको इसके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको इन सब की आदत नहीं होगी। आज आपका ड्यूटी पर पहला दिन है ना? वर्चस्विनी लाश के पास बैठते हुए कहती है, आदत नहीं है चार्ली, तो आदत डालनी पड़ेगी। और पहला दिन हुआ तो क्या हुआ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी सूरत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आदत नहीं है इन सब चीजों की। वो मैडम जी, हम तो बस आपके लिए ही बोल रहे थे। वो क्या है ना, लड़कियों को आदत नहीं होती ना ऐसी चीजें देखने की। उन्हें खून से भी डर लगने लग जाता है। ये तो पूरी की पूरी एक लाश है। वर्चस्विनी उस लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, पता चला मरने वाला कौन था? हाँ मैडम जी, पता किया। ये मोहित है, रोंका मुचा गांव के सरपंच का इकलौता बेटा। पूर्णिमा की रात नदी पार कर रहा था, तभी यक्षिणी ने इसे अपना शिकार बना लिया। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी? कौन है यक्षिणी? इसे अभी तक पकड़ा या नहीं पकड़ा? चार्ली हंसते हुए कहता है, भला यक्षिणी को भी कोई पकड़ पाया है क्या? बल्कि आज तक यक्षिणी ने जिसे भी पकड़ा है वो उसके चंगुल से छूटा नहीं है, सीधे भगवान को प्यारा हुआ है। मतलब ये मैडम जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यक्षिणी कोई औरत नहीं है, बल्कि एक डायन है। डायन? क्या कहा? डायन? हाँ डायन। हमने आपके आने से पहले ही सब पता कर लिया है। इन गांव वालों का मानना है कि द्वापर युग के अंत में यक्षिणी दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई थी, पर उसे कोई सा अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो पृथ्वी पर ही रह गई, अपने लोक नहीं जा पाई। तभी से उसने नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या कहा? संभोग? यू मीन सेक्स? चार्ली शर्माते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, वो इंग्लिश में इसे यही कहते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चार्ली? जरा कुछ सेंस वाली बातें तो किया करो। भला कोई औरत किसी मर्द के साथ सेक्स करके उसे क्यों मारेगी? इसमें उसे क्या मजा आएगा? एक औरत की आबरू उसकी इज्जत होती है, वो कभी उस पर कलंक नहीं लगने देगी, चाहे उसकी जान चली जाए। हाँ मैडम जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैंने आपसे कहा ना, वो यक्षिणी कोई औरत नहीं है, बल्कि औरत के रूप में एक डायन है। डायन जो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है। इसका उदाहरण आपके सामने है। देख लीजिए मोहित की लाश को, कैसे निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। वर्चस्विनी लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इसके हाथ पर लगी खरोंच को देखकर लगता है कि ये काम किसी जानवर का है, किसी खूंखार जानवर का। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मनी निकाली हो और किसी ऐसे खंजर से वार किया हो ताकि सारा शक खूंखार जानवर पर जाए। चार्ली वर्चस्विनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि ये काम यक्षिणी का ही था। वर्चस्विनी कहती है, तुमने अपने आसपास अच्छे से छानबीन करी? किसी और के पैरों के निशान या कुछ सुराग मिले? नहीं मैडम, बस इसी के पैरों के निशान थे। और हाँ, इसने जो दारू पी थी वो बोतल भी मिली नदी पर तैरते हुए, उस पर भी सिर्फ इसी के निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये नशे में था, तब तो खूनी को और आसानी हुई होगी इसे मारने में। वर्चस्विनी मोहित की लाश की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें नदी के किनारे पर फिराते हुए कहती है, हो सकता है चार्ली की मोहित नदी में नहाने आया हो, तभी किसी ने इस पर हमला कर दिया हो। वो हमलावर कोई भी हो सकता है चार्ली, कोई इंसान भी और कोई खूंखार जानवर भी। मैडम जी, आप क्या बोल रही हैं? भला रात में कौन नहाता है, वो भी अपने घर के बाहर इस तरह पूरा नंगा होकर? और चलिए, मैं एक बार के लिए आपकी बात मान भी लूं कि मोहित नदी पर नहाने आया था, पर आप इसकी बॉडी देख रही हैं ना? इसकी बॉडी देखकर ही ये साफ पता चलता है कि इसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं है। और आपको पता है, यक्षिणी को खून पीना बहुत पसंद है। अच्छा, और यक्षिणी को खून पीना क्यों पसंद है? चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब तो वो हमें नहीं पता, वो तो यक्षिणी से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर यक्षिणी को पकड़ो। वर्चस्विनी की बात सुनकर चार्ली डरने लग जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वर्चस्विनी चार्ली से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर बंगला मुड़ा घाट के पास फैले काला झाड़ी जंगल पर पड़ती है और वो उस जंगल की तरफ उंगली करते हुए कहती है, हो ना हो ये किसी खूंखार जानवर का काम है। ये जो जंगल फैला हुआ है, बता सकते हो कितने इलाके तक फैला होगा? चार्ली भी एक काला झाड़ी जंगल की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैडम जी, ये जो आप जंगल देख रही हैं ना, ये काला झाड़ी जंगल है जो करीब 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 30 किलोमीटर मतलब काफी बड़ा जंगल है। चार्ली, एक काम करो,
वन विभाग वालों से कांटेक्ट करो, पता करो उन्हें किसी जंगली जानवर की सूचना मिली है क्या, जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाता है। यदि नहीं तो उन्हें इन्फॉर्म करो, उनकी टीम जंगल में भेजने के लिए बोलो। जी मैडम, मैं बोलता हूँ। और इस लाश को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चल जाए। जी मैडम, ये भी करता हूँ। वर्चस्विनी लाश की सूरत को देखते हुए कहती है, इस मोहित की जन्म कुंडली भी निकालो। सूरत से ही लग रहा है जैसे बहुत पाप किए हो इसने। मुझे इसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए कि ये रात में कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या करता है, कौन कौन दोस्त है और कौन कौन दुश्मन, सब कुछ समझे। आज शाम तक इसकी सारी डिटेल्स मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। जी मैडम जी, मिल जाएगी आपको इसकी सारी डिटेल्स शाम तक। मैं पता करता हूँ इसके कच्चे चिट्ठे के बारे में। युग और उसके दोस्त बैरिकेड्स के पास ही खड़े हुए थे और उन्होंने वर्चस्विनी और चार्ली के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वर्चस्विनी वहां से जाने लग जाती है। वर्चस्विनी को जाता हुआ देखकर दिलीप उससे मिलने के लिए आगे आने लग जाता है, पर वर्चस्विनी बिना उसकी तरफ देखे ही उसे भाव दिए बिना वहां से चली जाती है। कछुआ वर्चस्विनी को वहां से जाते हुए देखते हुए कहता है, यार ये वर्चस्विनी तो कमाल की है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ इसका। क्या तो अंदाज है इसके, रौब देख रहे हो इसका। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, रौब तो होगा ही, पुलिस वाली जो है, और कछुए वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर लाइन मारना बंद कर। ऐसा अंदर करेगी ना सीधे सलाखों के पीछे होगा। पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, पुलिस वालों को प्यार नहीं होता क्या। बिंदु झट से कहती है, प्यार होता है पर पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोगों से। तो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। क्या कहा, ग्रेजुएट है, किस एंगल से जरा बताना। क्या काम करता है तू, दिन भर आवारागर्दी करते फिरता है, कुछ आता भी है तुझे। कछुआ बिंदु की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तुम दोनों चुप करोगे, यहाँ पर किसी की जान चली गई है और तुम दोनों की फालतू की बातें कर रहे हो। पता है ना यक्षिणी आजाद हो गई है। कायर युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा युग तूने, यक्षिणी आजाद हो गई, तो अब तू भी इन बातों पर यकीन करने लग गया। इतने दिन से बोल रहा था कि दरवाजे के साथ छेड़छाड़ मत करो, पर तूने और अभिमन्यु ने हमारी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम खड़ी, हो गई ना यक्षिणी आजाद, मिल गया सुकून। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कितना अच्छा आदमी था ये मोहित, फ्री की पिलाता था हमें। कल ही की तो बात है जब हंसता हुआ देखा था हमने इसे, और आज देखो कैसे बेसुध होकर पड़ा हुआ है बेचारा। कायर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु तू क्यों चुप है, अब बोल ना, कुछ बोलता क्यों नहीं। क्या हुआ तेरे पैरानॉर्मल डिवाइसों का, तूने तो कहा था कि यक्षिणी वहीं कैद है। फिर ये बता, ये मोहित का खून किसने कर दिया। अभिमन्यु कहता है, क्या बोलूं यार, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे डिवाइस गलत अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। कायर अपने हाथ से मोहित की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे पैरानॉर्मल डिवाइस भी तेरी तरह ही गलत है, समझा तू। वो देख सामने पड़ी है मोहित की लाश। अभिमन्यु धीरे से कहता है, उसकी लाश को क्या देखूं, मेरे पास तो पूरी स्क्रिप्ट रखी है, यक्षिणी ने उसे कैसे मारा था। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने, स्क्रिप्ट रखी है मतलब। अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार कल रात ना हमें एक टाइपराइटर मिला। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चुप हो जाता है। युग को छोड़कर बाकी सब दिलीप को नमस्ते करने लग जाते हैं, पर दिलीप युग के दोस्तों के नमस्ते का कुछ जवाब नहीं देता है। वो बड़े गुस्से में दिख रहा था। दिलीप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युग को घूरते हुए कहता है, तो देख लिया अपनी आंखों से, कहा था कोठी बंद कर दो, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। कोठी खोली तो खोली, साथ में वो दरवाजा भी खोल दिया जहां पर यक्षिणी कैद थी। युग दिलीप की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। उसे पता था इस बार उसकी ही गलती थी, तो उसके बड़े पापा का गुस्सा होना लाजमी था। दिलीप अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तू आया ही इस मकसद से था, यक्षिणी को आजाद करवाने। कुछ साल पहले तेरा बाप भी इसी मकसद से आया था, गांव को बर्बाद करने। बड़ी मुश्किल से शांति आई थी गांव में, पर तूने वापस से उस शांति को भंग कर दिया। तुम दोनों बाप बेटों को शांति पसंद ही नहीं है। ये बात सुनकर युग को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने वाला था कि तभी सुदेश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे जीजा जी आप गुस्सा क्यों होते हैं, अब जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को भूल जाइए, उसी में भलाई होती है। अब जो दरवाजा खुल गया है तो उसे हम वापस से बंद कर देते हैं। दिलीप सुदेश पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, वो तेरे घर का दरवाजा नहीं है कि जब मन किया तब खोल लो और जब मन किया बंद कर दो। यक्षिणी कैद थी वहां पर, अब दरवाजा बंद करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म हो गया। तीनों धर्म गुरुओं की कुर्बानी व्यर्थ चली गई। तुझे पता है ना, अपनी जान देकर उन तीनों धर्म गुरुओं ने वो दरवाजा लगाया था, पर इसने सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद कर दी। दिलीप का गुस्सा देखकर युग के दोस्त भी बहुत घबरा गए थे। कछुआ तो मन ही मन यही सोच रहा था कि कहीं युग के बड़े पापा उसे भी लपेट न ले। दिलीप वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ हमने पहले इसके बाप से रिश्ते तोड़ दिए, वरना हमारी अभी और बदनामी होती। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से चला जाता है। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, यार ये तेरे बड़े पापा तो तुझ पर कुछ ज्यादा ही फट रहे थे।
कायर झट से कहता है, फटेंगे नहीं तो क्या यार, इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभिमन्यु मामले को शांत करते हुए कहता है, यार बस, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब ये सोचो आगे क्या करना है। कायर बिचकते हुए कहता है, आगे क्या करना है मतलब यक्षिणी का क्या करना है, वरना आने वाली अमावस्या की रात फिर किसी का शिकार होगा। इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले ही हम उसे पकड़ लें और कैद कर लें। युग धीरे से कहता है, और वो कैसे करेंगे हम? यक्षिणी को कैद कैसे करेंगे? पता नहीं। कायर उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है ना किसे पकड़ने की बात कर रहे हो। वो यक्षिणी है, यक्षिणी, एक डायन। और ये भी सही है, पहले खुद उसे आजाद करवाओ, फिर वापस से कैद करके हीरो बन जाओ। तुम दोनों को हीरो बनना है तो बनो, मैं तुम्हारे अब किसी काम में साथ नहीं देने वाला। आज से मेरे रास्ते अलग और तुम्हारे अलग। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, मेरे भी, मैं भी अब उस कोठी में दोबारा फिर कभी ना जाऊं। अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए कहता है, यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं जो अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ते। माना हमने गलती की, तुम दोनों को वो दरवाजे वाली बात ना बताकर, पर हमने माफी मांगी ना। क्या तुम दोस्त होकर हमें माफ नहीं कर सकते? युग भी कायर और कछुए को मनाते हुए कहता है, हाँ यार सॉरी भाई, यार आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे, प्रॉमिस। बस इस बार साथ दे दो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। और मुझे पता है तू और कछुआ मेरे पक्के दोस्त हो, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। युग की बातों ने कायर का दिल पिघला दिया था, पर अभी भी वो नाराज होने का नाटक कर रहा था। बिंदु बड़े प्यार से कायर से कहती है, प्लीज कायर, अब तुम मान जाओ ना। देखो युग को अपने किए पर शर्मिंदा है, और जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे हमें माफ कर देना चाहिए। बिंदु के कहने पर कायर युग को माफ कर देता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम लोगों का साथ देने के लिए। बोलो क्या करना है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, पहले तो हमें यहाँ से निकलना है। यदि किसी ने हमारी बातें सुन ली तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक काम करते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी में चलकर ही बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। युग अभिमन्यु से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ठीक है। बिंदु कहती है, तो ठीक है, तुम लोग ग्रेवयार्ड कोठी जाओ और मैं अपनी दुकान जाती हूँ। कायर उदास होते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम जा रही हो? हाँ जाना पड़ेगा, दुकान पर माँ अकेली है। पर तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे जैसी फुर्सत मिलेगी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर बिंदु वहाँ से चली जाती है। बिंदु के जाते ही युग, कछुआ, कायर और अभिमन्यु भी अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ाने लगते हैं। इस तरफ रौंकामुचा गांव में हवेली के अंदर जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका एक साथ बैठक गर्भ में खड़े हुए थे। चारों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जानकी घबराते हुए कहती है, क्या ये खबर पक्की है बल्लू काका?